जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अयस्क से अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं और अयस्कों का सांद्रण से हम उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि उच्च अभिक्रिया धातु कौन कौन होते हैं, है ना। उनके लिए प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है। और हम जानेंगे जो मध्यम अक्रियाशील होता है वो दो तरह के होते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क होते हैं, एक सल्फाइड। इस सारी चीज के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको सारी बात समझ आएंगी। हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में अयस्कों के बारे में बता दिया था कि अयस्क किसे कहते हैं। फिर भी अगर नहीं भी समझे हैं तो यहाँ पर आप डिटेल से समझने वाले हैं। भाई, हमने कहा था कि अयस्क मतलब जो और होते हैं, और अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और भूपर्पटी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के भूपर्पटी में आपके पाए जाने वाले जो विशेष लाभकारी जो धातुएं होती हैं, जिनको बेच करके आप कुछ धन, कुछ पैसा कमा सकते हैं, है ना। जैसे सोना, चांदी, लोहा को अयस्क कहते हैं, ठीक है। यानी कि भूपर्पटी, पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले विशेष धातुओं को ही लोग हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं मेरे भाई। हाँ, अब हम मान लीजिए आपने आपने पृथ्वी के भूपर्पटी से आपने सोना, चांदी, मान लीजिए जो भी अयस्क आपने निकाला, ठीक। अब वो अयस्क शुद्ध रूप में नहीं रहेगा, उस पे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, है ना, कीचड़ वगैरह लगे रहेंगे। तो उसका करेंगे हम शुद्धिकरण, उसे साफ करेंगे। तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं, सांद्रण। सांद्रण का मतलब कि किसी लिक्विड में हम सोना को, चांदी को, लोहा को डाल देंगे, जिसपे उसके सतह पर लगे हुए जो भी अशुद्धि होती है वो घुल जाती है। क्या हो जाती है, घुल जाती है, और सोना चांदी साफ हो जाता है, ठीक है। यानी कि अयस्कों का सांद्रण करते हैं। जैसे आपने क्या किया, खदानों से जो भी आपने अयस्क पाया, वो अयस्क जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं रहेगा, उसमें धूल, कक्कड़, मिट्टी लगे रहेंगे, जैसे रेत, बालू, मिट्टी, अन्य अशुद्धियां जो है इस पर लगी होती हैं, है ना। इनको निकाल करके धातु, धातु मतलब सोना, चांदी, लोहा प्राप्त करने को अयस्क का क्या कहते हैं भाई, सांद्रण कहते हैं। अयस्क का क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। ये याद रखने आपको। पहले आपने क्या पाया, भूपर्पटी में आपने खुदाई किया, आपने अयस्क पाया। फिर आपने जो अयस्क पाया हुआ है उस अयस्कों पर धूल, मिट्टी, कंकड़ वगैरह हैं, तो अब उसको क्या करोगे, उसका सांद्रण, यानी कि उसको पानी में, लिक्विड में घोल दोगे, है ना। जिससे वो साफ होता है, उस लिक्विड में आप घोल दोगे, वो साफ हो जाएगा। जब वो साफ हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, धातु मिल जाएगा। अब धातु जो मिलेगा ना, उस वो धातु आप देखेंगे कि वो जो है हाई जो है रिएक्टिव मेटल है, कि मीडियम रिएक्टिव मेटल है, कि जो है आपके लो रिएक्टिव क्या है, मेटल है। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, धातुओं को तीन तरह से बांट देंगे, है ना। हमने क्या किया, धातु पाया। अब धातु को देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कि कम रिएक्टिव है, कि मीडियम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उच्च अभिक्रियाशील धातु को यहां से प्राप्त कर लिया। फिर हमने क्या किया, मध्यम अभिक्रियाशील धातु प्राप्त कर लिया। फिर हमने निम्न अभिक्रियाशील धातु प्राप्त कर लिया मेरे भाई। अब देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या होते हैं, जैसे आपके आपके यहाँ पर देख रहे हो पोटेशियम, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, है ना। ये मैग्नीशियम वैसे मध्यम में भी आते हैं, लेकिन हम इसमें भी रख रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम में अगर आप इसको गर्म पानी में डालेंगे तो ये रिएक्टिव बहुत तेज होता है, तो हम इसी में रख लेते हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपके हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु। अब देखिए बाबू, इस उच्च अभिक्रियाशील धातु को हाँ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका करेंगे अपघटन।
विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम ये जो पोटेशियम है, ये जो सोडियम है, ये जो कैल्शियम है, ये जो मैग्नीशियम है, इसको गलित अवस्था में, यानी कि लिक्विड अवस्था में, इसको क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। मतलब इस सब को हम लिक्विड में रखेंगे और उसके बाद हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो ये जो है ना, जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये क्या होगा? ये अपने ओरिजिनल और सरल जो है तत्वों में, ये घटकों में क्या होगा? टूटने लगेगा। इस टूटने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इस टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। फिर से समझिए, देखिए हमने क्या किया? अयस्क पाया अपने भूपर्पटी में। अयस्क जब पाया तो अयस्क में से सोना, चांदी, लोहा जो था, है ना, जो ज्यादा मात्रा में था उसको निकाल लिया। फिर हम उसका किया सांद्रण किया तो हमें मिला धातु। अब इस धातु को हम देखना चाहते हैं कि कैसा धातु है, उच्च अपक्रियाशील धातु है कि निम्न अपक्रियाशील धातु है कि मध्यम अपक्रियाशील धातु है। इस आधार पर धातु को हम लोग 3 तरह से बांट दिया। अब उच्च अपक्रियाशील धातु के लिए, इसको पाने के लिए, है ना, इसको शुद्ध करने के लिए हम विद्युत अपघटन का प्रयोग करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक लाइसिस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है? इसको, ये वाले चीज को लिक्विड अवस्था यानी कि गलित अवस्था में रखते हैं और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने जो है सरल तत्वों या घटकों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, है ना। इस क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर? अब भाई देखो, जैसे आप वाटर है, वाटर, पानी वाटर है ना, उसमें आप जब विद्युत अपघटन करोगे, यानी कि जब लाइट पास करोगे ना इसमें वाटर में, तो ये देखो टूटेगा अपने ओरिजिनल रूप में, मतलब ओरिजिनल तत्व के रूप में टूटेगा। तो ये देखो हाइड्रोजन और ये देखो ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने, है ना, अपने सरल रूप में आ जाता है, यानी जो पहले था वो उस रूप में आ जाता है। ये टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, यानी कि आयनिक रूप में टूटेगा, अपने आयन के रूप में टूटेगा। आयन का मतलब जो धन ऋण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? आयन। जो तत्वों पे धन और ऋण जो होते हैं उसी को हम लोग आयन कहते हैं। तो ये अपने आयनिक रूप में टूट जाते हैं। ये देखो सोडियम आपका क्लोराइड है, नमक है, NaCl है। अब इसको ना नमक में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं और सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। इसीलिए इसको क्या कर देंगे ना, पानी में घोल देंगे। क्या करेंगे? पानी में डाल देंगे। जब पानी में डालेंगे तो ये अपने गलित अवस्था में जब आएगा ना, जब ये अपने गलित अवस्था में आ जाएगा तो इसमें विद्युत, है ना, अपघटन का प्रयोग करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करेंगे। जब इसमें विद्युत अपघटन का प्रयोग करेंगे तो होगा क्या कि ये जो है अपने Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस Cl क्या? नेगेटिव के रूप में टूट जाएगा। ऐसे जो है पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें जब इसको गलित अवस्था में लाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना भाई, तो ये पोटेशियम प्लस और क्लोरीन माइनस ये अपने आयन के रूप में टूट जाएंगे, अपने ओरिजिनल, अपने सरल तत्वों के रूप में, घटकों के रूप में देखो टूट रहा है। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये भी जब इसमें इसको गलित अवस्था में लाते हैं और जब विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं ना तो ये टूटता है सोडियम प्लस क्या? OH माइनस के रूप में टूटता है। ठीक, तो ये वाला समझ गए आप, ये वाला पार्ट समझ गए ना आप? ठीक, अब हम मध्यम अपक्रियाशील धातु के लिए क्या करेंगे? मध्यम अपक्रियाशील जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये इनको पाने के लिए, इनको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, देखो
कार्बोनेट अयस्क, यानी कि जो कार्बोनेट वाले अयस्क होते हैं इनको दो तरह से बांट के पढ़ते हैं, जिसमें कार्बोनेट अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें देखो आप मध्यम क्रियाशील धातु को क्या करते हैं, दो तरह से बांट के पढ़ते हैं हम लोग, एक कार्बोनेट अयस्क होते हैं और एक सल्फाइड अयस्क होते हैं। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं इनको पाने के लिए हम लोग निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका? निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। और सल्फाइड जो अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, मान लो ये अयस्क जो है सल्फाइड अयस्क है ना, ये एल्युमिनियम सल्फाइड है, तो इसके लिए जो है हम लोग वर्जन विधि का प्रयोग करते हैं। किसके? वर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक। और चाहे करो आप निस्तापन और चाहे करो आप भर्जन, ये दोनों प्रोसेस से आपके बनेंगे क्या, दोनों प्रोसेस से आपके क्या बनेंगे, क्या मिलेंगे, तो सर दोनों प्रोसेस से हमें मिलेंगे धातु का ऑक्साइड। क्या मिलेगा? धातु का ऑक्साइड मिलेगा। धातुओं का क्या मिलेगा? ऑक्साइड। देखो आप कार्बोनेट अयस्क पाए, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, जो मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं वो दो तरह से पाए जाते हैं। ये तो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं या तो आपके सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जब सल्फाइड अयस्क के रूप में पाएंगे तो उसके लिए भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे, और जब आपके कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाएंगे तो उसके लिए निस्तापन विधि का प्रयोग करेंगे। इन दोनों विधि से आपको मिलेंगे धातु का ऑक्साइड। अब धातु का ऑक्साइड मिल गया तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए धातु, हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई सिर्फ धातु चाहिए ना, तो हम ये ऑक्साइड को हटाएंगे, ये जो ऑक्साइड है ना इसको हटाएंगे। इसके लिए हम धातुओं का करेंगे अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं ना, जब ऑक्साइड को रिमूव करते हैं धातु की सतह से, तो उसी को बोलते हैं धातुओं का अपचयन, ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब हम धातुओं का करेंगे अपचयन तब हमें मिलेगा क्या? धातु का शोधन। अपचयन करने के बाद हम क्या करेंगे? धातु का शोधन। धातु का शोधन मतलब, धातु का शोधन का मतलब वो धातु क्या है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये क्या है? धातु। तब यहाँ धातु का शोधन हम कर लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर देखिए वर्जन विधि में क्या करेंगे। वर्जन में जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जैसे ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, ये पानी से बहुत कम रिएक्शन करते हैं, जैसे सोना और चांदी, ये निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं, इनके लिए सल्फाइड अयस्क का प्रयोग करते हैं। अभी देखो सल्फाइड अयस्क में हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? भर्जन विधि का। तो यानी कि ये सल्फाइड अयस्क, यानी कि इसमें भर्जन विधि लगाएंगे, और जब भर्जन विधि लगाएंगे तो इसमें से क्या होंगे, आपके मिल जाएंगे धातु। क्या होंगे? धातु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? धातु मिलेंगे। और फिर धातु का करेंगे परिष्करण। धातु का क्या करेंगे? परिष्करण मतलब प्यूरिफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन, परिष्करण। अब परिष्करण को क्या कहते हैं भाई? देखिए परिष्करण का मतलब होता है शुद्ध या साफ। परिष्करण का मतलब क्या होता है? शुद्ध या साफ करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि परिष्करण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि शुद्ध एवं साफ करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। जो धातु मिला है ना, ये जो धातु मिला है ना, इसका करेंगे खूब अच्छे से सफाई। इसका क्या करेंगे? खूब अच्छे से सफाई। उसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं, उसी को शुद्धिकरण भी कहते हैं, या धातुओं का शोधन भी कहते हैं। क्लियर? तो आज आपने देखा कि जो भू प्रपट्टी में जो आपने अयस्क पाया, उस अयस्क से आपने किया अयस्कों का सांद्रण। फिर जब सांद्रण करा तो आपने तीन प्रकार के धातु पाया। एक ऐसा धातु जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, एक ऐसा धातु जो मध्यम रिएक्शन करता है, और एक ऐसा धातु जो निम्न रिएक्शन करता है। इस तरह से धातुओं को तीन तरह से आपने बांटा। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसके लिए हम विधि प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं, और या विद्युत अपघटन ये भी बोलते हैं कितने लोग, या और जो मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं इनको करने के लिए दो विधि का प्रयोग करते हैं। इनको अलग करने के लिए दो विधि। अगर कार्बोनेट अयस्क पाए गए तो उसके लिए हम निस्तापन विधि करेंगे,
अगर सल्फाइड अयस्क पाए गए तो उसके लिए हम लोग भर्जन विधि करेंगे। दोनों विधि से हमें मिलता है धातु का ऑक्साइड, फिर धातु का ऑक्साइड को हम करते हैं धातुओं का अपचयन। धातुओं का अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर मिलता है हमको धातु। धातु जब मिलता है तो धातुओं का करते हैं शोधन, यानी कि उसका करते हैं प्यूरिफिकेशन। निम्न अभिक्रियाशील धातु में ये बहुत कम जो होता है रिएक्शन करता है, इसके लिए हम लोग करते हैं ये पाए जाते हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में, और सल्फाइड अयस्क वाले को हम करते हैं उसके लिए भर्जन विधि का प्रयोग। इसमें करेंगे भर्जन विधि, भर्जन विधि से हमें मिल जाएगा धात, और धात का फिर कर देंगे हम लोग परिष्करण, यानी कि उसका शोधन कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी के आगे वाले टॉपिक को लेकर के, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब कंटिन्यू क्लास आपके आते रहेंगे, अब आपके क्लास मिस नहीं होंगे। कई दिनों से क्लास नहीं चल रही थी, कुछ इश्यू था, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि अकेले हैं तो भाई इशू बहुत सारे आते हैं जो अपने आप से खुद हैंडल करना पड़ता है। इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। आपका एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले ही आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट करवा के रिवीजन करवा दिए जाएंगे। आप डोंट वरी, अब टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, आई लव यू, और अपना ख्याल रखते रहो। बाय बाय, सी यू।